नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर हम लेकर आए हैं बंगाल की टटका खबर। हमारे साथ दूसरी खिड़की में जो है आप सभी के सुपरिचित हैं, उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो स्वागत कर लेते हैं। ऋतु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम व्यालोक भाई, आपको और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। और बंगाल की सुपुनीत धरती से यह आह्वान है तो जय जय मां काली। और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि कुछ तो मेरी व्यस्तता और उसके बाद मेरा स्वास्थ्य शिथिल रहा, मेरी आंख में कुछ समस्या हो गई, अब पीठ भी अकड़ी हुई है और कुछ आप भी व्यस्त थे, इसलिए हम जुड़ नहीं पाए। लेकिन आज हम जुड़े हैं और सकारात्मक समाचारों के साथ जुड़े हैं जी। तो जैसा कि ऋत्विक भाई ने बताया, थोड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से ये हमसे दूर थे, लेकिन अब जब सब कुछ ठीक है और बंगाल से भी कुछ पॉजिटिव खबर आने की उम्मीद है। बंगाल पर हमने बहुत सारी बात की है, पिछले लगभग एक महीने से कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जब हमने बंगाल पर बात नहीं की हो। और बंगाल पर बात करनी जरूरी इसलिए भी थी क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। बंगाल की खाड़ी की वजह से, असम की वजह से, बंगाल से चूंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, बंगाल चूंकि जिहादियों का अड्डा हो चुका है, इसलिए भी बंगाल चूंकि हमारे राष्ट्रवाद की धारा भी, अगर मैं कहूं कि वहां से निकली है तो गलत नहीं होगा, विवादास्पद नहीं होगा। बंगाल जिसने हमारे राष्ट्रवाद को मजबूती दी, लेकिन उसी बंगाल को कुछ हुआ और ऐसा हुआ कि वही बंगाल बीमार पड़ गया। इस बार लगता है बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी का जो सबसे महत्वपूर्ण समाचार है वो ये है ऋत्विक भाई कि एक बार फिर से ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया है। ममता बनर्जी की पार्टी गई थी सुप्रीम कोर्ट कि भाई इन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों और पीएसयू के लोगों को ही काउंटिंग में रखने की बात कही है और राज्य के कर्मचारियों को हटा दिया है। राज्य यानी पश्चिम बंगाल के जो कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी, उनको हटा दिया है। तो ये गलत बात है और इसकी तरफ से सिब्बल थे वकील, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रेरोगेटिव चुनाव आयोग का है और वह किसी भी एक पूल में से ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो कहा वो दर्शक आप सभी मेरे सामने दीवार पर लगी हुई है, वो चीजें आप पढ़ सकते हैं, हम लोग भी पढ़ देंगे। लेकिन ऋत्विक भाई, ये एक के बाद एक 30 तारीख को हाई कोर्ट से थप्पड़ और आज 2 दिनों के बाद 2 मई को तुरंत लिस्ट हुआ ये मामला और तुरंत ही एक जोरदार थप्पड़ पड़ा है। पहली प्रतिक्रिया है व्यालोक भाई, जब भी इलेक्शन होता है तो केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय ही मतलब कर्मचारियों को बैठाया जाता है। बिहार में भी यही हुआ, उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव हुआ, वहां पर भी वही हुआ। तब तो हाय तौबा नहीं मची थी। एक बंगाल छोड़ दिया जाए जिसमें इनके सिविल वॉलंटियर्स से लेकर पुलिस लेकर और क्या कहते हैं, इनके अपने राज्य के कर्मचारी से लेकर वो लोग सब जो धांधलियां करते हैं, उनको जब हटाया गया तो ये बिखरे, मतलब क्या मतलब, ये जो वहां पर लोगों की मानसिकता है, जो मैंने भी देखा, वो बंगाल क्या अपने आप को मतलब इस देश से, भारत भूमि से अलग मानता है। आजकल वहां के लोग, मतलब पिछले 50-60 सालों से मैं देखता हूँ और हमारे अपने पूर्वज भी रहे कि हाँ, किधर जा रहे हो? बस देश जा रहे हो। अरे तो पूरा देश अपना है ना, बंगाल कब से तुम्हारा देश हो? प्रदेश जा रहे हो ये बोलो। तो ये विचार जो है ना इस बार टूटा है, क्योंकि क्या है, देखिए नॉर्मल एसओपी है ये हर राज्य में फॉलो होता है। तमिलनाडु में भी फॉलो हुआ है, वहां पर भी केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्र पीएसयूज के और केंद्र के कर्मचारी बैठे हैं। वहां पर तो हाय अल्लाह या हाय मौला करके लोग पहुंच नहीं गए वहां पर, छाती पीटते पीटते। वही पुदुचेरी में भी है, वही केरल में भी है, वही आसाम में भी है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया, बिहार इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। इनको इतनी मिर्ची क्यों लगती है भाई? ये कहना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं बंगाल जो है देश से अलग है।
अभी आपने देखा होगा वो जो एनसीपी पार्टी है बांग्लादेश का, उसका एक वो क्या कहते हैं वहां का एक सांसद क्या बोल रहा था कि अगर जय श्री राम हो गया इस बार बंगाल में तो हम घुस कैसे पाएंगे बंगाल के अंदर। ये तो मतलब अमित शाह ने बोल ही दिया ना, उल्टा लटका कर सीधा टांग देंगे। और अगर ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के जितने मंत्री हैं या जितने उनके नेता हैं, चाहे वो कल्याण बनर्जी हो, चाहे वो सागरिका घोष हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे कुणाल घोष हो, उनको लग रहा है कि ममता बनर्जी रिपीट कर रही है सरकार, तो फिर तो सबसे पहले जाकर ज्ञानेश कुमार जी को साधुवाद देना चाहिए इनको। चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई? 2024 में तो इन लोगों के चेहरे पर कोई हवाइयां नहीं थी, 2021 में भी कोई हवाइयां नहीं उड़ी हुई थी, और 2024 में तो खासकर ये जब आरजी कौर हुआ दुर्गापुर में, वो लड़की के साथ हुआ, मेडिकल स्टूडेंट के साथ, उसके अलावा जो दूसरे दूसरे इंसिडेंट्स हुए हैं, मतलब पार्क सर्कस में होता रहा है, पार्क स्ट्रीट में होता रहा है, संदेश खाली में जो हुआ, तब तो चेहरे पर हवाइयां नहीं उड़ी थी ममता बनर्जी की, ममता दीदी की। अब क्यों उड़ी हुई है? क्यों रात में स्ट्रांग रूम में जा रही है? क्यों कल्याण बनर्जी इस तरह के अपशब्द बोल रहे हैं गृह मंत्री के लिए? और ये मतलब ही यही है कि जमीन खींच चुकी है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चला दिया है तो ये अब कोई खेला कर नहीं पाएंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जी बोलिए। नहीं नहीं, आप तैयार रहें, मैं बस एक चीज जोड़ रहा हूं, क्योंकि आपने कह दिया कि बोलिए। तो आपने कहा कि बंगाल क्या अलग है पूरे देश से, तो जी हाँ अलग है, अलग है। अलग कैसे है, ये किताब का मुख पृष्ठ में दिखा रहा हूं, गवर्नमेंट एज प्रैक्टिस डेमोक्रेटिक लेफ्ट इन अ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एन भट्टाचार्य की किताब है। और ये पार्थ चटर्जी की बात को आगे बढ़ाते हैं, ये बताते हैं कि किस तरह कम्युनिस्ट ने पार्टी और स्टेट एक हो गया। लोग स्टेट की संस्थाओं के बदले पार्टी पर ज्यादा भरोसा करने लगे, पुलिस स्टेशन जाने के बजाय वो पार्टी ऑफिस जाने लगे, पंचायत भवन जाने की जगह वो पार्टी ऑफिस जाने लगे, सरकारी दफ्तरों की जगह पार्टी ऑफिस का बोलबाला हो गया। और जिस पर हमने कई बार चर्चा की है कि कैरम क्लब्स हो या कुछ भी हो, एक छोटे से मोहल्ले में एक छोटा सा घर आपको बनाना है तो कौन क्या करेगा इसकी भी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। ये कम्युनिस्ट रेजिम में हुआ और ये होता है, कम्युनिस्ट इसी तरह से चलाते हैं, जहां पार्टी और स्टेट एक हो जाते हैं या फिर पार्टी ही बढ़ जाती है, स्टेट से ज्यादा पार्टी बढ़ जाती है। इस पूरे मॉडल को ममता बनर्जी ने जस का तस उठाया ही नहीं, उन्होंने इसको रेप्लिकेट करने के अलावा ज्यादा तेज किया, ज्यादा तीव्र किया, ज्यादा खतरनाक बनाया। इसलिए ऋत्विक भाई, जब आप कहते हैं कि बंगाल में ऐसा क्या है या देश वगैरह, तो चलिए वो उपराष्ट्रीयता, पहले तो बंगाल राष्ट्रवाद से प्रभावित था, बाद में उपराष्ट्रीयता का जो भी भाव उसमें आया हो कि हम बंगाल अलग हैं या हमारा एक अलग ये है। ममता बनर्जी जिस तरह से व्यवहार करती हैं वो तो कई बार लगता है कि बंगाल एक अलग राष्ट्र है और वह वहां की प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक अलग वीडियो का विषय है। लेकिन आपने जो कहा कि बंगाल क्या अलग है, और शायद यही वजह, शायद ही नहीं यही वजह है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, ये बात चुनाव आयोग को भी पता है कि वहां के कर्मचारी न रहकर तृणमूल के नियोक्ता बन गए थे, तृणमूल के कारकुन बने हुए थे, तृणमूल के कार्यकर्ता बने हुए थे, इसलिए उनको चुनावी ड्यूटी से ही बाहर रखा गया, उनको काउंटिंग में भी बाहर रखा जा रहा है। जी देखिए, एक और चीज है, उसमें भी अब धीरे धीरे मतलब चुनाव आते हैं तो उसमें भी काफी लोग जो हैं तृणमूल से विरक्त हुए हैं। मतलब जो राज्य सरकार के कर्मचारी, बहुत सी बातें वो आप लोगों ने पहले भी बताया कि 5th पे कमीशन और 4th पे कमीशन चल रहा है और उनका भी बहुत अत्याचार हुआ। आशा वर्कर्स ने भी वहां पर बहुत धरना प्रदर्शन किया। प्रॉब्लम ये है, जो कैरम कल्चर आपने जब बताया तो ये सब सीपीएम के टाइम से आया है। अच्छा, इनकी इनकी एक खूबसूरती देखिए, इन्हें और आसमानी वालों में, शांति दूतों में एक बहुत बड़ी खूबी है। जहां जरा सा प्रशासन टाइट होता है ना, जैसे अभी अजयपाल शर्मा जी आए और इतनी सारी फोर्स लगा दी गई, घर से घसीट घसीट कर उन लोगों को निकाल निकाल के, मतलब उठा उठा कर ऐसे
मतलब उठा कर ले गए। तो जहां प्रशासन टाइट होता है ना, वहां पे कम्युनिस्ट लोगों की ना हालत पतली हो जाती है, वहां फिर ये कुछ नहीं कर पाते। आज अभी देखिए आप, कैरम क्लब का नाम आ रहा था बिफोर द इलेक्शंस, कैरम क्लब का नाम आ रहा है। एक बार अगर जनता ने डिसाइड कर लिया कि हमको निकलना है वोट देना, और किया इस बार कोलकाता में टोटल, मैं आज सारे फिगर्स भी लेकर आया हूं, लगभग 5,25,000 या 5,40,000 लोग थे, जो ऐसे लोग थे जो वोट नहीं दे पाते। इस बार सबने वोट दिया। किसको वोट दिया कहने की जरूरत है। पिछली बार इलेक्टोरेट में 2021 में 7,40,00,000 के आसपास वोटर्स थे, उसका शुद्धिकरण हुआ तो 6,49,00,000 बच गए। जब 7,40,00,000 थे तो सिर्फ 6,01,00,000 लोगों ने वोट दिया था 2021 में। कोरोना का भी टाइम था, और हिंदू वैसे भी डरता भी है, धूप भी उसको ज्यादा लगती है। लेकिन इस बार 6,49,00,000 में 6,36,00,000 लोगों ने वोट दिया, यानी 35 लाख लोग बढ़ गए हैं। तो ये 35 लाख लोग जो बढ़ गए हैं, ये कौन है? ये कौन है? क्योंकि हिंदुओं को ये पता चला, लंबी लंबी कतारें दिख रही थी, क्योंकि मुस्लिम्स तो अपने पीक पे पहुंच ही गए थे। और वो जो वीडियोस आ रहे थे कि हरा रसगुल्ला खिलाएंगे मोदी जी को, और एक बांग्लादेशी महिला गाना गा रही थी, वो ये ममता बनर्जी सुभान अल्लाह, वो सब तो मीडिया ब्रूज, और वो जो गोल्फ ग्रीन वाला जो इलाका है उधर का, क्या कहते हैं, पोर्ट एरिया वाला, जहाँ पे कभी कोई हिंदू जीत नहीं सकता, तो वही इलाका में बोल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जो पब्लिक निकली है, महिलाएं निकली है, हाथ में वो जो चूड़ियां जिसको शाखा पोला बोला था वो पहनी हुई, सर पे सिंदूर लिए हुए, तो लगाए हुए, ये सब जो महिलाएं निकली हैं, क्या दिखाता है कि दीवार पीठ से लग चुकी थी। इस बार अगर नहीं जाते तो कांड हो जाता। और बाहर से आकर भी, सूरत और आपके मुंबई और यहां से आकर भी, मतलब जो वो लोग थे दिहाड़ी मजदूर थे, उसमें ज्यादातर जो थे वो सब हिंदू ही थे, कुछ एक होंगे ये भाईजान लोग, उन्होंने मतलब भर भर के वोट दिया। और पिछली बार मुस्लिम वोट जो है 90% तक पहुंच गया था तृणमूल के, पीक कर चुका है। पीक करने के बाद भी 81% या 82% ही वोट हुआ था, क्योंकि हिंदुओं ने 70 से 75% वोट दिया। इस बार अगर मुस्लिमों ने 90 भी दिया, 91 भी दिया, तो भी वो उससे 12%, 10% ऊपर गया है। किस लिए गया है? किसने वोट दिया है? और दूसरी चीज ये है कि 7,40,00,000 में ही अगर आप 6,36,00,000 को उससे डिवाइड करें या उसका परसेंटेज निकालें, तो लगभग 87% या 88% के आसपास आता है। तो उसमें 6% का जंप आया है। ये 6% कौन है भाई? मियां भाइयों में इतनी इतनी ताकत अभी नहीं आई है कि वो 6% का जंप लगा के 90+% तक पहुंचा देंगे। अभी तक नहीं आई है उनमें। ये चुनाव, जैसे भाव तोड़सेकर गुरुजी बोलते हैं, ये चुनाव बीजेपी लड़ नहीं रही थी, ये चुनाव बंगाल की जनता लड़ रही थी। और कलकत्ता में भी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि उनको भी अपने अस्तित्व का खतरा नजर आया है। इसलिए कलकत्ता भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी सीट दे रहा है। बस ये है कि डेरेक ओब्रायन अब जो बड़बड़ कर रहे हैं, वो जरा ये तय कर लें कि उन्होंने कहा था मैं अपना सिर घुटवा लूंगा, तो उसकी बोहनी कौन करेगा भारतीय जनता पार्टी से, वो तय कर ले, क्योंकि उनको सर तो मुंडवाना पड़ेगा, पक्की बात। जी नहीं तो भाई, सर मुड़वाना हो या जगह छोड़ देनी है, ये तो इन लोगों का पुराना है। हारते भी हैं। नरेंद्र मोदी के जीतने के समय भी इन लोगों ने बहुतेरे दावे किए, कोई कहीं गया नहीं। एक काना कोई शायर होता था, वो कहता था कि ये हो जाएगा तो मैं वो कर दूंगा। दुनिया से चला गया, लेकिन वो उसने अपनी बात नहीं मानी, वगैरह वगैरह। दर्शकों, बंगाल के चुनाव पर हमने बहुतेरी बातें की, लेकिन आप ये समझिए कि इसकी एक भू राजनैतिक महत्ता भी है, क्योंकि बंगाल जो है उसको बांटा गया, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, जबकि वो पूरा हमारा का हमारा बंगाल है। और उस भाव से फिर वहां की डेमोग्राफी बदल दी गई। ईस्ट बंगाल में पूरा मुसलमानों का शासन किया गया, वहां से जो हिंदू आए, में 30 लाख हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। लेकिन आप एक चीज की टाइमिंग पर गौर कीजिए, बंगाल की खाड़ी, वहां से अंडमान निकोबार की दूरी देखिए,
ऐन मौके पर राहुल विंची का निकोबार जाना, जिस जगह को इन लोगों ने अपनी दादी का एक नाम देकर, इंदिरा पॉइंट देकर छोड़ रखा था, जिसे बिल्कुल उपेक्षित कर दिया था, इन बेवकूफों को या इन देशघातियों को यह पता ही नहीं था कि मलक्का जल डमरू मध्य की क्या महत्ता है। वो अब पर्यावरण को लेकर हल्ला मचा रहे हैं। ये सारी चीजें एक साथ क्यों हो रही हैं? बीच बंगाल का चुनाव छोड़कर 28 तारीख को, जबकि 29 को मतदान होना था, अगर कांग्रेस इतनी गंभीर थी चुनाव लड़ने को लेकर, तो राहुल विंची वहां क्यों गए थे? इन सारी बातों पर सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक लगातार मामले सुने, यहां तक कि कहा कि ममता जी, लगता है कि हमें एक स्पेशल बेंच बना देनी चाहिए आपके बंगाल चुनाव के लिए, क्योंकि आप इतने मसले ला रही हैं। इन तमाम बातों के बीच आज जिन बूथों पर पुनर्मतदान हो रहा है, वहां पर भी 90% का आंकड़ा छूने की उम्मीद है। और आप देखिए कि पुनर्मतदान किन जगहों पर होता है। पुनर्मतदान में अधिकतर वायलेंस की जगह होती हैं, जहां गुंडागर्दी होती है, जहां किसी वजह से ईवीएम खराब होता है। लेकिन इसके बावजूद लोगों का उत्साह देखिए, इस गर्मी में, इस ह्यूमिडिटी में, कोलकाता के मौसम में तमाम जगहों पर लोग भारी संख्या में आए हैं। यहां तक कि दिल्ली में जो बंगाली रह रहे हैं, उनके भी लोग आए हैं, और वो भी बता रहे हैं कि तृणमूल के गुंडई का क्या रुझान था, क्या उरूज था। हाँ, हमारे कुछ बुद्धिजीवियों को वह समझ में नहीं आता है, दिखता नहीं है, जो बीघे बीघे भर का आर्टिकल लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इस देश में अब निष्पक्ष चुनाव कराना क्या इतनी बड़ी चुनौती है। द लायर में लिख रहे हैं, कोई रवीश कुमार उठता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि संदेश खाली में क्या हुआ, जहांगीर ने क्या किया, या फिर मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, फाल्ता में क्या हो रहा है। इन सब बातों पर उनकी जुबान सिल जाती है। लेकिन हम अपना काम करते रहे, लगातार आप लोगों के बीच आते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको। और ऋत्विक भाई, चूंकि आप ज्यादा देर तक आपको बैठने में दिक्कत है, इसलिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस सब के बावजूद समय दिया। अगर आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहें, अन्यथा हम इस चर्चा को यहाँ अभी विराम देंगे। जी, हम लोग बार बार कह रहे थे कि मुस्लिम वोट में कोई टूट नहीं होगी, और वो टूट नहीं हुई, क्योंकि टुडेस चाणक्य ने जो ओपिनियन पोल दिया है, उसमें कांग्रेस को इतना बड़ा मिला है अंडा। तो इसका मतलब है कि मुसलमान जो है एक मुश्त टीएमसी को ही वोट दिया। जो चमत्कार हुआ वो हिंदुओं में। और एक बहुत बड़े पत्रकार है, अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, दूरदर्शन पे आते हैं, बोलना नहीं चाहूंगा, वो भाई साहब कह सकते दो सूरत में भारतीय जनता पार्टी हार सकती है अगर हिंदू वोट बढ़ गया। मैं सोच रहा था यार, ये लोग इतने दिनों से मतलब सबसे बड़े पद पर आसित हैं, इनको दिखता नहीं है क्या? इसमें बट्टाओं की स्थिति कहां है? चुनाव जो है, अवनीश दादा भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, हिंदू मुसलमान पे होने चाहिए। बराबर दिख रहा है पोलराइज है, कि वो अगर पोलराइज हो रहा है तो इधर से काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है। इसमें बटाव कहां से आता है? अपने आप को आप लोग राष्ट्रवादी कहते हो। दूसरी चीज ये है कि जितने ये घूम रहे हैं बड़े बड़े राष्ट्रवादी चैनल, वो बोल, कुछ कुछ लोग हैं जिनके 7-8 करोड़ के सब्सक्राइबर्स हैं, जो बोल रहे हैं कि भैया बड़े कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर कभी भी बंगाल नहीं देता है। 1969 से लेकर अब तक 57 सालों में उसने डिसाइसिव मैंडेट ही दिया है, और वो डिसाइसिव मैंडेट देगा। इवन तमिलनाडु भी डिसाइसिव मैंडेट देगा। इसीलिए यहां वहां वाली बात नहीं है, जिसको भी देगा भर के देगा। ये जनता, हमारे जो प्रबुद्ध पक्षक है, समझ लें। और हम ये कहते आ रहे हैं, और वही सच होने जा रहा है कि भाई कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं है कि टूट गया है, मुसलमान का मोह भंग हो गया लोगों से। खाली हिंदू जो है इस बार भर भर के दिया है। इसी वजह से 93% दोनों फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में मिला के 93% वोट आया है। ये हिंदुओं के वोट के बगैर तो नहीं हो सकता। और हिंदुओं ने कहा वोट दिया, कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेस बाय इंडिया वालों ने अपना क्या कहते हैं एग्जिट पोल करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। प्रदीप गुप्ता कह रहे थे कि 10 लोगों से पूछ रहे हैं, 7 लोग जवाब नहीं दे रहे। जो बात आप बता रहे थे कि कैमरे पे बोलते नहीं है, कैमरा बंद करने पे बोलते हैं, अब खुद ही लोग समझ ले कि वो 7 लोग कहाँ जा रहे हैं।
जो जवाब नहीं दे रहे। बस मैं इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय श्री राम। तो हमारे दर्शकों श्रोताओं से अब फिलहाल एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए व्यालोक वाणी को आप अपना स्नेह और प्रेम देते रहें, जिस तरह देते रहें। अगर आपको लगे कि हमने कुछ भी काम की बात की है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। और अभी के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। धन्यवाद। जय श्री राम।